हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101, है ना। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स आप ही का है, ठीक है। शुरुआत करूंगा, हेलो मेरे चीतो, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। तुम मेरे चीते हो और लाल बत्ती के लिए जीते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बढ़िया, मेरे हिसाब से यार आप लोग आ चुके हैं, चाय पानी पी चुके हैं। देखो ब्रेक होता है, अपना ब्रेक लिया करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अभी नहीं, 3 क्लास के बाद ब्रेक दिया है ना, तीन क्लास के बाद हमने ब्रेक दिया। आराम से ब्रेक लिया करो। ब्रेक के में चाय और फैन भी लिया करो, ठीक है। चाय के साथ फैन, समोसे कुछ ले लिया करो। फैन की एक अजीब सी स्टोरी है, मैंने सुनाई होगी ना आपको, है भाई। फैन मैंने सुनाई होगी कि नहीं सुनाई होगी, मैं छोटे सा सुना देता हूँ जल्दी से, जब तक आप जुड़ोगे एक छोटा सुना देता हूँ, कल ही लिखा है जल्दी। एक बार 2 आदमी हैं, वो चाय पीने चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे कहते हैं भाई 4 चाय दे दे, चाय बनाने वाला होता है, उससे कहते हैं 4 चाय दे दे और 2 फैन। 4 चाय दे दे और 2 फैन। कह रहा 4 चाय आदमी तुम 2 हो, फैन भी 2 हो। तो कह रहा 2 चाय तो हम पियेंगे और 2 चाय नहीं, ये फैन पियेंगे, ठीक है। तो जस्ट अभी चाय फिनिश की है यार, आपको भी पीनी हो तो बनाओ और पियो, बहुत बढ़िया चीज़ है ना। अच्छी चाय पियो। अनअकैडमी ने भेजी थी मेरे को कुछ चेमोलियन टी और एसएम टी करके, तो वही पी के मैं सेहत बना रहा हूँ। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों सारे के सारे बच्चे आ गए होंगे, सब के सब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सरन्या, अम्बीश, वंशिका, खुशबू, देवदास, भाई साहब देवदास भी आ गए यहाँ पे। संजू, संजीव, पलक, निखिल, सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है, ठीक है, आप सभी का स्वागत है यार। अच्छा, फैन को जीरा बोलते हो, जो भी बोलते हो यार, जो भी बोलते हो उसी में, मतलब अगर आपने 1 गिलास चाय ली है, उसमें फैन डुबो के आप खाने लगे तो वही चला जाता है, मतलब एक चाय को तो फैन ही पी जाता है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास दोस्तों, जल्दी से शुरू कर रहे हैं। आईएएस गुरुकुल 2021 के लिए हमारा ये प्रोग्राम था। 9 बजे हमारी क्लास होती है डेली, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप 9 बजे जाते हो थक, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हफ्ते में 1 ही दिन कर, 2 दिन कर लें या 3 दिन कर लें इस क्लास को, क्योंकि आपकी थकावट मुझे साफ दिख रही है। ज्योग्राफी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी माने सुमित राठी। एंड आज हम क्या बात करेंगे दोस्तों, कंपोजिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। गाइज एक बात ध्यान देना, ज्यादातर जो बच्चे पढ़ते हैं और जो पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ा दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टिंग आपको कराया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कराते हैं, उसके बाद सीधी प्रेशर बेल्ट, फिर हवाएं, फिर बारिश और फिर जलवायु, पढ़ा के छोड़ दिया। समझ में नहीं आया बच्चों को, क्यों नहीं आया समझ में, बेसिक्स है ही नहीं, आपको पता ही नहीं एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। सो इसीलिए बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, स्टार्टिंग के 5 से 6 लेक्चर, ये बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आया ना तो ही आगे समझ पाओगे। अगर ये गोल हो गया ना, तुम्हारी बत्ती भी गोल है, ठीक है। लाल बत्ती नहीं होगी, फिर बत्ती गोल हो जाएगी और सफेद बत्ती हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, स्टार्टिंग की क्लास आप मिस नहीं कर सकते हो, नेवर एवर एट एनी कॉस्ट। आपको स्टार्टिंग की क्लास जो है वो सभी बच्चों को क्या करनी है, ज्वाइन करनी है, सभी बच्चों को अटेंड करनी है। मैं देख पा रहा हूं दोस्तों काफी संख्या में कमी है, और मैं जब बाकी ज्योग्राफी पढ़ा रहा था ना, बच्चे खूंटे से टूट रहे थे, अरे सर जी क्लाइमेटोलॉजी नहीं कराओगे क्या। मुझे लगा क्लाइमेटोलॉजी कराऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये रोज रोज कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं ये कम हो रहे हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। आप सोच रहे हो कि नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टार्टिंग है, बट ये बाद में समझ में नहीं आएगा, मेरे को मत कहना, मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, जिम्मेदार होंगे अभिषेक सर, क्योंकि लेट क्लास छोड़ते हैं रोज 10 मिनट। कंपोजिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, संरचना और वायुमंडल का विकास, ठीक है। कैसे आपका जो एटमॉस्फेयर, आपके चारों तरफ देखते हो ना, ये एटमॉस्फेयर इवॉल्व कैसे हुआ। आज जो प्रेजेंट स्टेज है, आज प्रेजेंट स्टेज में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास क्या आर्गन है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। ये सारी गैसेज आई कहां से यार। क्या स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर ऐसा ही था क्या स्टार्टिंग जब एटमॉस्फेयर की हुई थी तो क्या तब भी नाइट्रोजन 78% था? ना जी ना, तब 78% ना था। और उस समय तो ऑक्सीजन था भी नहीं भाई, ऑक्सीजन तो बाद में बना, 2 स्टेज बनी है ऑक्सीजन को बनने में, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा। पहला तो हुआ है फोटो डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रो, आपका उसका हाइड्रो ऑक्सीजन होता है क्या, H2O, माने कि मतलब क्या बोलेंगे उसको, अरे वही वाटर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो फोटो डिसोसिएशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड सेकंड जो होता है वो क्या होता है दोस्तों आपका, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। दैट द 2 प्रोसेस, द 2 स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। वो पूरी बात बताऊंगा मैं, कैसे आज का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे इवॉल्व हुआ,
आज तक हम कैसे पहुंचे, ये सारी बातों के बारे में दोस्तों चर्चा होगी विस्तार पूर्वक, डिटेल पूर्वक। तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको पता है 4 चैनल है। देखो ज्योग्राफी 101, जो भी बच्चा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, ही और शी इज गोइंग टू मिसिंग मेनी मोर थिंग्स। ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये नहीं कि सर आज नहीं बाद में कर लेते हैं, नहीं भाई, ये चैनल आपको बहुत जल्दी जरूरी है सब्सक्राइब करना। बाद में आप लोग कहते हो सर क्लास नहीं मिलती, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। ये जो चैनल है इसको हमने रीब्रांड करके, इसी पे आप पढ़ रहे हो, इसका नाम हमने बदल दिया है। ये जो देख रहे हो ना, इसका नाम हमने बदल दिया। नीचे देखो यूपीएससी 101 है, इसी का नाम है। साथ ही साथ करंट अफेयर 101 और एनसीईआरटी 101, दीज आर द स्पेसिफिक चैनल फॉर करंट अफेयर, दिस इज वन एनसीईआरटी। यू कैन ज्वाइन ऑल दीज चैनल, सब ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर भी चौधरी साहब आपके साथ हैं, ठीक है, लेकिन अनअकैडमी पे ना मैं चौधरी साहब हूं, ना मैं सुमित राठी हूं। ये कहते हैं आपको हम सुमित कुमार बोलेंगे। क्या कहेंगे आपको? हम क्या कहेंगे? सुमित कुमार कहेंगे। मैं कभी ऐसा कह लो, कोई दिक्कत नहीं। कहते जी आपके डॉक्यूमेंट में नाम है तो हम यही कहेंगे। मैं ठीक है भाई। क्विज भी कराता हूं दोस्तों। अभी 11 बजे क्विज है, होती 10 बजे थी, लेकिन अपने सुरजीत सर जो है वो खजूर में लटका आम में पटका, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। मैंने सोचा बच्चों को पढ़ने देते हैं। स्पेशल क्लास जो होगी अब कितने बजे हो रही है? आज अपनी 11 बजे, कल से इसको शिफ्ट कर देंगे, 6 से 7 बजे अपनी स्पेशल क्लास हुआ करेगी। प्लस कोर्स अपना कब आ रहा है दोस्तों? प्लस कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है और सुमित 10 कोड लगाएंगे और प्लस कोर्स को क्या करेंगे दोस्तों? आप ज्वाइन करेंगे। सो सुमित 10 मेरा कोड रहेगा, इस कोड को आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो गाइज याद रखना, मैं अनअकैडमी पे सुमित 10 के साथ में उपलब्ध हूं। कल मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट समझो, ठीक है, ये सब बात हो गई थी। कल बात बताया था, हमारे पास फिजिकल है, इंडियन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये बात हो गई थी। फिजिकल ज्योग्राफी इसको हमने बांटा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी। सर पढ़ क्या रहे हैं? सर पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। आज का टॉपिक रहेगा कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि क्या क्या है और किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है। सो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस, और आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा होगी स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। नाउ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं चाहता हूं कि आप इसको डिफाइन करें। मैं चाहता हूं आप इसको डिफाइन करें, व्हाट इज दिस एटमॉस्फेयर। कहीं मुझे पता है हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि सर बताओ, हिंदी में नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको क्या बता चुका हूं, जब मैं दिखा सकता हूं तो मैं बताऊंगा क्यों? नहीं भाई, जब मैं दिखा सकता हूं आपको तो मैं बताऊंगा क्यों। ये देखो सब हिंदी में है, ठीक है, हिंदी में भी है, अपने पास सब चीज है, बट देखो समय पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप आराम से बैठेंगे, धैर्यपूर्वक सीट बेल्ट बांध लो और बढ़िया से पढ़ाई ध्यान दो। बाकी सारी चिंताएं छोड़ दो, ठीक है, सारी चिंताएं छोड़ दो। मेरी क्लास करना, क्लास के बाद आराम से फोन पे बात करना, जिससे भी आप करते हैं, और सो जाना आराम से, बस इतना करना आपको। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू जस्ट हैव टू डिफाइन द एटमॉस्फेयर। आपको एटमॉस्फेयर क्या करना है दोस्तों? डिफाइन करना है, एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है दोस्तों। सो स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन। आप मुझे बताओ एटमॉस्फेयर क्या होगा? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट एग्जैक्टली द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर की परिभाषा अगर मैं पूछ लूं, कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ में एटमॉस्फेयर के बारे में बता पाएंगे? सर आपकी क्लास टीवी में चलती है, पूरी फैमिली देखती है। कुलदीप धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को, अंकल आंटी को मेरा प्रणाम, ठीक है, चरण स्पर्श। और एक इसके लगा दो, कान मरोड़ दो इसका। पढ़ाई में इस बार अगर इसने सिलेक्शन नहीं लेके आया तो इसकी शादी करवा देना। लड़की नहीं है, लड़की होती तो डर जाती इस बात से। आप इनको कहो इसकी शादी नहीं करवाएंगे अगर इसने सिलेक्शन नहीं लेके आया तो इस बार, समझ रहे हैं? आप बोल दो तेरी शादी कराएंगे ही नहीं इस बार अगर तूने सिलेक्शन नहीं लिया तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डेफिनेशन से। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? देखो परिभाषा समझनी है। परिभाषा के बाद में दोस्तों हम समझेंगे कि एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। आप अपने आसमान में देखते हो ना चारों तरफ, ठीक है, हवा है, तो वो जो वायु का पूरा मंडल है उसको वायुमंडल बोलते हैं। तो पहली बात क्या पढ़ेंगे कि वायुमंडल होता क्या है, दूसरी बात पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और तीसरी बात क्या पढ़ेंगे, सर ये वायुमंडल की बाउंड्री कहां तक है, कहां तक है ये वायुमंडल? हरियाणा में या यूपी में है, कुछ आगे भी है ना, एमपी में, बिहार में भी है कि नहीं है? अरे ऐसे नहीं, मतलब कहां तक है, हाइट किस हाइट तक है, वायुमंडल किस हाइट तक है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले कम टू द पॉइंट, दैट इज डेफिनेशन। अगर मैं आपसे पूछूं सर एटमॉस्फेयर क्या है, देखो हमारे चारों तरफ दोस्तों जो पृथ्वी है ना, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये गोला है पृथ्वी। अब पृथ्वी के चारों तरफ अगर मैं मान लूं दिस इज अर्थ, सपोज दिस इज अर्थ, इसके चारों तरफ भाई साहब बहुत सारी गैस है, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल है, धूल के कण है, वगैरह वगैरह, मतलब 54 तरीके की चीजें पाई जाती है इसमें। और इन्हीं चीजों के एक मिश्रण को, एक टर्बुलेंट मिक्सचर को, एक फ्लूइड मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दैट इज एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज नथिंग, इन द वेरी सिंपल वर्ड वी कैन से दैट भाई वायुमंडल कुछ नहीं है सर, ये तो हवाओं का, ये तो अलग अलग गैस का, अलग अलग सस्पेंडेड पार्टिकल्स का, यानी कि कणों का एक मिश्रण होता है।
तो अपने वायुमंडल में कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सारे धूल के कण हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों बहुत सारी गैस है, 75 तरीके की गैस है, जिन सारी गैसेस के बारे में मैं क्या करूंगा, आपको 1 बाय 1 करके क्या करूंगा, मैं बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन सी गैसेस आपकी यहां पर उपस्थित है। ठीक है, समझ में आ रही बात, आपको नहीं आ रही दोस्तों? मैं देख रहा हूं संख्या में कमी है, शेयर करना है आप लोगों को, जल्दी से शेयर कर दो यार, जल्दी शेयर कर दो फटाफट से, ओके की रिपोर्ट कर दो फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो हमने पढ़ लिया सर डेफिनेशन, कुछ नहीं है, पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाएं हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस है, पृथ्वी के चारों तरफ धूल के कण जो हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल कहते हैं। थोड़ा गियर फास्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडल। तो मैंने बता दिया सर, वायुमंडल इज नथिंग बट इज द कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम। ये क्या है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारी चीज है भाई, फ्लूइड मतलब मिश्रण है, एक सिस्टम है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सारी गैस है और बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड मतलब लटकते हुए। आप देखो धूल लटक रही है ना वायुमंडल में, अरे धूल के कण होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, दीज आर द सस्पेंडेड पार्टिकल जो हवा में तैर रहे हैं। तो वायु जो है, वायुमंडल जो है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम, एक फ्लूइड सिस्टम है दोस्तों, जिसके अंदर गैस और बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि लटकते हुए धूल के कण हैं। ये हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ गैस के लिफाफे की तरह होता है, एनवलप की तरह होता है। ये पृथ्वी है ना, उसको चारों तरफ से गैस के लिफाफे की तरह ढका हुआ है, तो इसी को बोल देते हैं हम क्या, इसी को बोल देते हैं हम आपका वायुमंडल। ओके की रिपोर्ट करो कमेंट बॉक्स में, सही सही बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो वायुमंडल क्या है, देखो जैसे नाम ही बता रहा है, वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ जो हवाएं हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जो धूल के कण हैं, उन सारों को हम क्या बोलते हैं, उस मिक्सचर को, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। अब इस वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुआ? तो देखो आप लोग भी जानते हो दोस्तों, जैसे हमारी हिस्ट्री है ना, आपके परिवार की हिस्ट्री है, ह्यूमन मैनकाइंड की हिस्ट्री है, ऐसे ही पृथ्वी की भी एक अलग हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, है ना। सो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तो आज जैसा एटमॉस्फेयर है, ऐसा एटमॉस्फेयर उस समय नहीं था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। औद्योगिकरण के पहले, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी आज है, क्या उतनी मात्रा थी? उस समय नहीं थी, ठीक है, उस समय उतनी मात्रा नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज कर रही है, एंड मे बी इन द नियर फ्यूचर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये जो गैसेज हैं, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल, लटकते हुए धूल के कण जो है, इनकी मात्रा चेंज होती रही है। तो हम बात करेंगे दोस्तों ओरिजिन, तो जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 हुआ है दोस्तों, आज से नहीं हुआ है कि अचानक से हो गया, लो भाई आज पृथ्वी बनी तो कल जाके क्या बन गया, एटमॉस्फेयर बन गया। नो 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 नो, ऐसा नहीं है दोस्तों। पृथ्वी कैसे बनी दोस्तों? पृथ्वी के एवोल्यूशन के बारे में हमने थ्योरी पढ़ी थी, बिग बैंग थ्योरी, है ना। क्या थी दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ी थी। बिग बैंग थ्योरी के बाद में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वहां पे भी गैसियस नेबुला, ये वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में नहीं पढ़े हैं तो ज्योग्राफी 101 पे लेक्चर पढ़े हैं, वहां जाके देख लो, और नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, यही पढ़ा दूंगा। ये कह रहा है कि सर जो ओरिजिन है ना एटमॉस्फेयर का, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ है। इसके इवोल्यूशन के अंदर में बहुत सारी रिएक्शंस हुई हैं। कौन कौन सी? सर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई हैं, और बहुत सारी बायोकेमिकल, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। आप समझिए मेरी बात, कह रहा कि ओरिजिन जो हुआ ना इस एटमॉस्फेयर का, यूं नहीं कि जपदे से हो गया, मैंने 4 मंत्र मारे एकदम से हो गया, नहीं भाई। ओरिजिन कैसे हुआ? इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे हुआ है, अरे धीरे धीरे प्रोसेस इसका ओरिजिनेशन हुआ है, धीरे धीरे बना है, और केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी रासायनिक और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ठीक है। अब बात करते हैं सर बाउंड्री। सर क्या ये एटमॉस्फेयर जो हमारे चारों तरफ है, पृथ्वी के चारों तरफ है, ठीक है, क्या उसकी कोई बाउंड्री है? अब देखो मेरी बात दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें यहां पर मेरे पास क्या है, सन, सन के बाद में इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, इस प्रकार से अलग अलग ग्रह हैं। अब पृथ्वी तो है वो 3 नंबर पे है, ठीक है। पृथ्वी को कितने नंबर पे है? सारी माताएं सुनेंगी, पृथ्वी कितने नंबर पे है जी? 3 नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है? ये तो शुक्र है, और यहां पर है बुध। तीसरे नंबर पे धरती है, सूरज से हम तीसरे नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे हमसे कौन जाता है? 4 नंबर पे हमसे है मार्स। बाकी ये बातें बकवास वाली बात है, क्योंकि इनको ये यूपीएससी में काम नहीं आएगी। लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह, इनके काम नहीं आएगी, बट आपको बता रहा हूं। सो ये जो ग्रह है ये कौन से नंबर पे है? इट इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द 3rd प्लेस, तीसरे नंबर पे स्थित है आपका, है ना।
तो अब इसका कह रहा है कि क्या ये जो एटमॉस्फेयर बना रहा हूं मैं, क्या इसकी कोई बाउंड्री है, क्या कोई इसकी सीमा होगी? तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं सर, इसकी कोई सीमा नहीं है ना। हमें पता नहीं है कहां तक है एटमॉस्फेयर, बट हमें एक बात पता है कि ट्रांजिशनल जोन जरूर है। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, फिर यहां से सूर्य का एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो हमें ये तो नहीं पता कि कहां से है ये, लेकिन हाँ हम एक बात जानते हैं, यहां पर एक ट्रांजिशनल जोन है, मतलब धीरे धीरे हम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को छोड़ के किसके एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं? सन के एटमॉस्फेयर में। तो एक बात बड़ी क्लियर होगी मेरे पास, क्या कि नो आउटर बाउंड्री। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है इसकी कोई आउटर बाउंड्री नहीं है। हालांकि हम इसका डिवीजन पढ़ेंगे, एक्सोस्फेयर का हमें कुछ नहीं पता। एक्सोस्फेयर में मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको कहूंगा भाई एक्सोस्फेयर जो है वो कहां से कहां तक है, 450 किलोमीटर से लेकर मैं बोलूंगा प्रभु की इच्छा तक। जगराते में लिखा होता है ना, जगराता करवाते हो ना, कीर्तन वीर्तन, उसमें पैम्पलेट बनते हैं तो उस पर लिखा होता है रात्रि 10 बजे से प्रभु की इच्छा तक। तो ऐसा ही है, ये भी प्रभु की इच्छा तक चलता है, 450 किलोमीटर धरती से ऊपर। अगर मैं इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, डिफाइन करते हैं कि अबाउ 450 दैट इज द एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल हो गया। तो हमें दोस्तों एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं पता इसकी, नो आउटर बाउंड्री, बट हाँ एक ट्रांजिशनल जोन जरूर होता है बिटवीन द सन एंड किसके बीच में, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में। ओके की रिपोर्ट है, कमेंट बॉक्स में चाहूंगा ओके की रिपोर्ट कर दो, ठीक है। अरे आंतरिक, देखो अब मुझे पता था कुछ ना कुछ खगोल वैज्ञानिक बैठे होंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ खगोल वैज्ञानिक बैठे होंगे। ये जो चार है ना, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद जो आ गया जुपिटर, सैटर्न, ये शनि जो सबका भारी होता है ये वही है। इसके बाद यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून। अब ये जो है ना, दीज आर जोवियन प्लैनेट, इनको आंतरिक, इनको बाह्य, ठीक है, इनको टेरेस्ट्रियल, इनको जोवियन। ये हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी। अब ये चीजें यहां मत पढ़ो यार, यहां पढ़ोगे यार, ये मतलब इतनी ऐसी चीज करोगे आप मेरे साथ, ये चीज यहां पढ़ाऊं तुम्हें, ऐसा मत करो यार। मैंने कल भी समझाया था, शादी में गए हो, प्लेट के अंदर में रसगुल्ला और सब्जी सारी चीजें एक साथ मत डाल लो, नहीं तो स्वाद मिक्स हो जाएगा। अब यहां यही पढ़ो, ठीक है। अब ऐसी कोई बात नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं करेगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं तो जो रात में तुम फोन पे बात करते हो उसकी कसम है तुम्हें। आगे बढ़े, चलिए। सो ये तो दोस्तों हमने किसके माध्यम से बताया, प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। अगर मुझे पढ़ना हो सर मैं कैसे पढ़ूंगा, तो ये रहा, एटमॉस्फेयर इज अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड सिस्टम ऑफ गैसेज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। कह रहा सर वायुमंडल ना, ये गैस का और जो धूल के कण है ना उसका एक क्या होता है, सिस्टम होता है। इस एटमॉस्फेयर के अंदर में इसका ओरिजिन ऐसे नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था जैसा आज है, ये तो धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ है। साथ साथ में कह रहा है कि सर इट इज ड्राइव्ड बाय द अर्थ इटसेल्फ, ये पृथ्वी पर ही उत्पन्न हुआ है। आप ये मत सोचो कि पृथ्वी पर जो ये वायुमंडल है कहीं बाहर से आ गया, नहीं, कि उसने भेज दिया, सूर्य ने भेज दिया, नहीं। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हुई हैं, ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं, ऐसी रासायनिक, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हुई हैं, और उनकी वजह से किसका निर्माण हुआ है दोस्तों, उनकी वजह से किसका निर्माण हुआ है, आपके एटमॉस्फेयर का। मैंने आपको बता दिया था ये एटमॉस्फेयर जो है पृथ्वी के चारों तरफ गैसियस एनवलप बनाता है। मैंने बता दिया इसमें कुछ आउटर बाउंड्री, ऐसी इनर बाउंड्री नहीं है, एक ट्रांजिशनल जोन है जिसमें धीरे से जाके हम किस में मिल जाते हैं, धीरे से जाके हम आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से सूरज के एटमॉस्फेयर में चले जाते हो। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। इज इट ओके टू यू और नॉट? सर हम किसी से नहीं करते, झूठ मत बोलो खुशबू राजपूत, ऐसे आपके मना करने से कहाँ बात थोड़ी नहीं बनेगी। मैं देखता हूं आप लोग रात रात भर ऑनलाइन बैठे रहते हो, मैं देखता नहीं हूं, मैं बेवकूफ़ हूं कोई? रात रात तक ऑनलाइन बैठे रहते हैं। आधे बच्चे तो मेरे साथ पढ़ते हैं बेचारे 12 बजे तक, सोचो 11 से 12 तक वो क्लास करते हैं। दैट इज कॉल्ड रियल हार्डवर्क। थोड़े दिनों में रात को 12 बजे से लेके एक सेल्फ स्टडी वाली क्लास लगाने वाला हूं, जिसमें 12 से 4 बजे तक आप बैठ के मेरे साथ पढ़ोगे, 4 बजे सोओगे, सुबह 8 बजे तुम्हें फिर उठा दूंगा मैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, 12 से 4 सेल्फ स्टडी टाइम विद चौधरी साहब मेरे साथ करोगे आप, ठीक है। सो कंपोजिशन हमने देख लिया, वायुमंडल और निलंबित, जो वायुमंडल में गैस और निलंबित कणों की जटिल द्रव प्रणाली है, ठीक है, जटिल द्रव प्रणाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ग्रह की शुरुआत में वातावरण की उत्पत्ति नहीं होती दोस्तों, वो धीरे धीरे बाद में बनता है। आपको पता है इसके लिए बहुत सारी रासायनिक और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, तब जाके इसका निर्माण हुआ है। ये गैसियस आवरण बनाता है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस का आवरण बनाता है, पूरी दुनिया के चारों तरफ। इसकी कोई बाहरी सीमा जैसा इसमें कुछ नहीं है। धीरे धीरे हम पृथ्वी की सीमा से निकल के, वायुमंडल से निकल के हम सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा जोड़ दूंगा यार, एक एक टॉपिक की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब आपको एटमॉस्फेयर समझ में आ गया, एटमॉस्फेयर समझ में आ गया, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको बताना कि कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर में ये 3 चीजें पाई जाती हैं।
बहुत जल्दी चल रहा है यार, क्या कर रहा है, अपने आप चल रहा है, देखो मैंने हटा रखा है, कुछ आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई इसमें, अपने आप चलने लग गया यार बोर्ड। ये अपने आप क्यों चल रहा है यार? मैं कुछ नहीं कर रहा यार। क्या हो गया यार, ये एकदम मेरे को पसीने आ गए यार। ये अब देखो अपने आप चल गया। चलिए कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे आते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पे आते हैं कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है। तो आपको मैं बताऊं, एटमॉस्फेयर के अंदर में 3 चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में 3 चीजें पाई जाती है। पहली है परमानेंट गैस, दूसरा हमारे पास क्या पाया जाता है, हार्डली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट। यहां तक हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखने के बाद में अगली जो चीज आती है दोस्तों, दैट कम्स हियर, क्या आता है दोस्तों अपने पास कि कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है। सो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है दोस्तों परमानेंट गैस, ठीक है। हनुमान चालीसा चलानी पड़ेगी मुझे, ऐसा ढंग लग रहा है। परमानेंट गैस पाई जाती है दोस्तों, और साथ साथ में हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है जो यहां पे होता है। और तीसरी चीज क्या होती है दोस्तों, यहां पर ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट यहां पे पाया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या पाया जाता है दोस्तों, आपका ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट। 3 चीजें जो है यहां पर हमारे पास में मिल रही है दोस्तों। द नंबर 1 जो पहली चीज यहां पे मिल रही है मेरे पास, मैं उसको क्या बोल रहा हूं दोस्तों, दैट इज द परमानेंट गैस, ठीक है। परमानेंट गैस मिल रही है। दूसरा जो है दोस्तों यहां से क्या मिल रहा है, हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ये मिल रहा है। और तीसरे चीज पर क्या है दोस्तों, दैट इज ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है, ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है।
तीसरे नंबर पर जो मिल रहे हैं दैट इज ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये हमारे पास ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब हल्के। तो तीन चीजें हमारे पास पाई जाती है, तीन चीजों का अलग अलग देखते हैं। परमानेंट गैस कौन कौन सी है सर हमारे पास? परमानेंट गैस की अगर मैं बात करता हूं, परमानेंट गैस देखो ये दिख रही है आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। यार एक बार रुकना, इसको ठीक करना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास दीज आर द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। चलो यार इस पे दिखा देता हूं, मैं ऐसे दिखा देता हूं। अगर मैं एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन बताऊं तो मैंने तीन चीजें यहां पे बताई। पहला जो होता है हमारे पास, द फर्स्ट थिंग इज, वो होता है हमारे पास परमानेंट गैसेस, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है दोस्तों मेरे पास? दूसरे नंबर पर है ट्रेस पार्टिकल, ठीक है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या है अपने पास? थर्ड पार्ट पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, व्हाट वी हैव, तीसरे नंबर पे हमारे पास द थर्ड थिंग इज द हाईली वेरिएबल, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस हमारी पाई जाती है? तो दीज आर द डिफरेंट गैस वी हैव। हमारे पास ये अलग अलग गैस जो है पाई जाती है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन, इसके बाद बात करें CO2, नियोन, और उसके बाद में क्या है दोस्तों? हीलियम। ये चार गैसेज हैं जो आपकी अलग अलग यहां पे पाई जाती है। यार एक मिनट रुकना यार। यार ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें हो रहा है प्रॉब्लम यार, वो पता नहीं क्या हो गया यार इसमें, ठीक है। ऐसे करके देख लेते हैं। अरे मैंने नहीं दबाया बटन यार, ये देखो मैं दूर रख रहा हूँ इसको, मैंने कुछ बटन दबाया ही नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ तब भी वो अपने आप हो रहा है, पता है। अगर हम ऑफ भी कर रहा हूँ ना मैं, तब भी अपने आप बदल रहा है वो, मैं कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा। तो कितनी गैसेज है हमारे पास? देखो अपने आप बदल रहा है। सो नाइट्रोजन, बंद ही नहीं हो रहा है यार, ये तो कहाँ से क्या हो रहा है इसमें यार। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, इधर ध्यान दो, ठीक है, छोड़ो यार, सॉरी यार, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ होगी, शांति बनाए रखो यार।
ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों आपका कि एटमॉस्फेयर, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा यहां पर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो डेफिनेशन हमने बताया क्या था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में दोस्तों तीन चीजें पाई जाती है, देखो पहली होती है परमानेंट गैस, दूसरी होती है हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट और तीसरा होता है दोस्तों ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट। परमानेंट गैस के अंदर क्या क्या होती है, परमानेंट गैस मतलब वो गैसेस जो परमानेंट, मतलब उनकी मात्रा ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम सेम रही है ना, उनकी मात्रा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है, उसको हमने नाम दिया है क्या दोस्तों, उनको हमने नाम दिया है यहां पर परमानेंट गैस। परमानेंट गैस के अंदर क्या क्या अभी मैं बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ये एटमॉस्फेयर के वो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सीजन के साथ, समय के साथ, टाइम के साथ बदलाव आता रहता है। जिसमें आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, वाटर वेपर, जलवाष्प। हवा के अंदर में जलवाष्प मिलता है। अब ये जलवाष्प जो है दोस्तों सर्दियों में से गर्मियों में और बरसात की ऋतु में चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेयर में 0 से लेकर 4% तक जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो आपकी पाई जाती है, ये बात आपको भी पता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट। ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है कि इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अंदर कुछ गैस भी होती है और कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट। तो मैं बोल रहा हूं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को अपन 3 भागों में यहां से क्या कर सकते हैं दोस्तों, बांट सकते हैं। 3 भागों में आप बांटोगे। अब इसके बाद जब मैं बात करता हूं दोस्तों बड़ी चीजों की, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और जब सबसे बड़ी चीजों की मैं बात करता हूं, परमानेंट गैस की मैं बात करता हूं, तो वी हैव दीज डिफरेंट परमानेंट गैसेस। ये हमारे पास परमानेंट गैस है दोस्तों। पहली परमानेंट गैस जो है दैट इज नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78% लगभग। इसमें दिया हुआ है 78.08%। जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है मैं बता देता हूं, नाइट्रोजन कितना हमारे पास 78.08%। यार थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे पता है आप काफी बच्चे जो है पजल हो गए, परेशान हो गए, उनको लग रहा है समय खराब हो गया, बट मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मैं क्या करूं, है ना। वो अपने आप चले ही जा रहा है, मैंने सब कुछ करके भी देख लिया, अब पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे से जो बन रहा था मैं कर चुका हूं यार, है ना। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। स्लाइड शो का भी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, तो पता नहीं क्या चल रहा है, छोड़ो यार, अब मतलब अपन डिस्कस करते हैं नॉर्मल, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा मात्रा में गैस जो है ये गैस है, ये परमानेंट गैस है। नाइट्रोजन जो है वो 78.08% आपकी पाई जाती है। दूसरे नंबर पे मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो 20.08% यहां पर पाई जाती है। उसके बाद आर्गन, आर्गन 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की, देखो याद रखना दोस्तों, एग्जाम के अंदर में ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में ये आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, पूछा जा सकता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो आर्गन होती है ज्यादा कौन सी होती है। मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास पाई जाती है 0.03% के आसपास, बट ये पाया जाता है 0.92 के आसपास। सो आर्गन जो है वो ज्यादा पाई जाती है। आर्गन एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ये किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करती है, तो इस बारे में आप समझ लेना। इसका कोई महत्व तो है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है, लगभग 78% कहते हैं, लेकिन 78.08% एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो। दूसरे नंबर पर है दोस्तों मेरे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 2 एग्जैक्ट मैं अगर अमाउंट आपको बताऊं तो ऑक्सीजन जो हमारे पास पाया जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन कितना होता है 20 लगभग 8, इसीलिए इसको कितना लिखते हैं 21%। उसके बाद में दोस्तों आर्गन आएगा, उसके बाद में CO2 आएगा, याद रखना ये बात, ठीक है। और ये बात आपको यहां पे दिखेगी भी कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ठीक है। इस प्रकार से सारी की सारी चीज जो है वो आपकी आगे चलती रहेगी। नियोन कितना है 0.0018%। उसके बाद हीलियम कितना है दोस्तों, हीलियम है 0.00052%। उसके बाद नियोन, क्रिप्टॉन, ऐसे ऐसे कुछ कुछ नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, फिर हाइड्रोजन, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको समझना है यहां पर दोस्तों 2 चीजों के बारे में। पहली जो गैस है यहां पर वो कौन सी है, जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ज्यादा मात्रा में। कुछ है जो ट्रेस अमाउंट में है, बहुत कम अमाउंट में है, जैसे पीछे जाओगे नियोन, हीलियम, दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर में गैसेज आपकी प्रेजेंट आपकी यहां पर है। दीज आर द परमानेंट गैसेज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों, हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट। आप सोच पता क्या रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे होंगे सर ने मजाक कर दिया, ठीक है, सब सोच रहे होंगे सर मजाक कर रहे हैं, ये क्या, मतलब मेरे को लिटरली देखो, मैं अगर क्लोजली आके दिखाऊं कैमरा में, मेरे को पसीने आ रहे हैं, देखो, ठीक है, मतलब सही में मेरे को देखो पसीने आ रहे हैं, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है यार, ठीक है।
हो क्या रहा है, समझ में बात नहीं आ रही कि एकदम से अपने आप क्यों चल रहा है। आज पहली बार पीपीटी थोड़ी नहीं बनाई मैं, जिंदगी पीपीटी मतलब पिछले 2 साल से पीपीटी बना रहा हूँ, बट आज जैसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ यार। हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मैं देखूं तो इधर है वाटर वेपर, इधर है ओजोन, इधर है कार्बन डाइऑक्साइड, इधर है पीएम। पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, ये बदलते रहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जलवाष्प, वाटर वेपर, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है वाटर वेपर, जलवाष्प। अच्छा जलवाष्प के बारे में बताओ मुझे, अब जलवाष्प कब कब बदलता है, कैसे कैसे बदलता है। अगर सर जलवाष्प के बारे में पढ़ना है, जलवाष्प के बारे में समझना है, तो आप ये समझ लीजिए कि जलवाष्प की मात्रा एटमॉस्फेयर में 0% कम से कम हो सकती है और 4% अधिकतम हो सकती है, और वो बदलता रहता है सीजन टू सीजन। आप देखोगे गर्मियों के अंदर वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो जलवाष्प की मात्रा भी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्दियों में तो इवेपोरेशन कम होता है, तो वाष्पीकरण जो होगा वो कम होगा। वाष्पीकरण कम होगा तो पानी की मात्रा भी, वाटर वेपर की मात्रा भी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। इसी के बाद अगर मैं बात करूं ओजोन की, ओजोन जो है उसको, वो भी वेरिएबल होता है ना। ओजोन जो है वो भी क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल होता है ना। आपको पता है ओजोन होल भी डेवलप हो जाता है। ओजोन वेरिएबल क्या है आपका, ओजोन जो है वो अर्थ पे तो बहुत कम पाया जाता है, नीचे लोअर एटमॉस्फेयर में जब वो पाया जाता है तो एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या पाया जाता है, ओजोन। तो ओजोन भी वेरिएशन में पाया जाता है, वेरिएबल, किसके हिसाब से, ऊंचाई के आधार पर, है ना। किसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। और जब होल बनता है, ओजोन होल डेवलप होता है, उस टाइम पे भी ओजोन की मात्रा जो होती है वो क्या करती है, वेरी करती है। ऐसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, जब पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, जब पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, जब पतझड़ ऋतु होती है दोस्तों, तो उस समय हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पत्ते थे वो गिर गए हैं, तो अब वो प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके भोजन नहीं बनाएंगे, ये बात समझना। लेकिन सोच के देखो, जब आपकी दोबारा से ऋतु परिवर्तित होती है और जब नए पत्ते, जो बसंत ऋतु जिसको हम बोलते हैं, नए नए पत्ते फूलते हैं, नई नई टहनियां बनती है, तो जब नए पत्ते और टहनियां बनती हैं, उन पत्तों और टहनियों के लिए दोस्तों क्या चाहिए होती है, कार्बन की मात्रा चाहिए होती है। कार्बन बहुत जरूरी होता है, कार्बन से ही वो सारी चीजें बनती है, कार्बन से ही पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज जिससे कन्वर्ट होता है, उसमें कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उस समय क्या होता है, जब पेड़ों के पत्ते निकलते हैं, जब पेड़ों में जो फूल, जो आपकी जो टहनियां अंकुरित होती हैं, तो उस समय कार्बन का कंजम्पशन बढ़ जाता है और आपके एटमॉस्फेयर में, आपके सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है दोस्तों, रिड्यूस हो जाती है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, इस बात पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, चीजें क्या है, वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएशन आता है, अब देखो पीएम पार्टिकुलेट मैटर, आपको भी पता है PM 2.5 और PM 10। हम दिल्ली के अंदर जब बात करते हैं, सर्दियां आते ही प्रदूषण बढ़ जाता है, बात करते हैं ना क्लाइमेट इमरजेंसी, ये इमरजेंसी इस साल नहीं हुआ, लॉकडाउन से थोड़ा बहुत क्या था, पार्टिकुलेट मैटर कम, लेकिन हाँ प्रदूषण तो इस बार भी था। और हर बार ये प्रदूषण विंटर में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, स्टबल बर्निंग, जो पंजाब हरियाणा में जलाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन, सर्दियों की टाइम पे टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जो नीचे का प्रदूषण है, नीचे का जो आपका मतलब हम कह सकते हैं जो वायु के अंदर में गंदगी होती है, वो अपर एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं कर पाती और सारा का सारा जो मटेरियल है वो नीचे के एटमॉस्फेयर में सिमट के रह जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। तो वो हो गया एक बात, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये जिस प्रकार से मतलब सीजन के साथ साथ अगर आप देखोगे, ऋतु के साथ साथ देखोगे, तो जो पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर है वो भी बदलता रहता है आपका, उसमें भी बदलाव होता रहता है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को इसको हिंदी में बताओ, ठीक है। अभी हिंदी में बताने की जरूरत है कि जलवाष्प, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये तो सबको पता होगा। पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, बदलते हैं दोस्तों। किस किस के साथ बदलते हैं सर, ये समय बदलते हैं विद हाइट, हाइट बढ़ेगी तो बदलेंगे। जैसे मैंने ओजोन का बताया, ओजोन जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं क्या होता है दोस्तों, उसकी मात्रा बदलती है। ये लैटिट्यूड और सीजन के साथ भी बदलेंगे। आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, CO2 की मात्रा, 30 डिग्री के नॉर्थ में जाओगे तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है आपकी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है दोस्तों, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर में। टाइम के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, विद टाइम चीजें क्या होती हैं, बदलती हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम क्या दोस्तों, दीज आर द हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये एटमॉस्फेयर की वो चीजें होती हैं जो बहुत तेजी के साथ में बदलती है। पहला मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैस, हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट। अब मैंने जब ये पढ़ाया जो मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आर्गन, दीज आर द मेजर गैस, बड़ी गैस है, ठीक है। एंड दीज आर द माइनर गैस, इन माइनर गैस को मैं ट्रेस मटेरियल भी कह सकता हूं क्योंकि बहुत कम मात्रा में आपकी ये उपस्थित होती हैं। मैंने आपको बताया हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट अपने एनवायरनमेंट की कुछ चीजें
ऐसी हैं जो बहुत ही वेरिएबल हैं, मतलब बदलती रहती हैं। बदलती किस किस के साथ है दोस्तों? विद टाइम, विद हाइट, हाइट के साथ बदलती है। बदलती है किसके साथ? विद टाइम, समय के साथ बदलती है। और बदलती है किसके साथ समय दोस्तों? विद लैटिट्यूड एंड सीजन, जो लैटिट्यूड और सीजन के साथ साथ भी आपका क्या होती हैं दोस्तों? बदलती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे समझ पा रहे हो दोस्तों? समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े में क्या लिख रहे हो ये? एंजल यादव ऐसे नहीं लिखते, ठीक है? आप मेरे छात्र हैं, मेरे मित्र हैं, है ना? ये बातें मत लिखो यार, कैसी बातें लिख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हाईली वेरिएबल कांस्टिट्यूएंट जो बदलते हैं, किस किस के साथ बदलते हैं? इनके साथ बदलते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। थोड़ा सा और आगे चलता हूं मैं दोस्तों, और आगे चलता हूं, और इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं ना, इसको थोड़ा और हम क्या कर ले सकते हैं, है ना? इसको हम हाँ ऐसे कर सकते हैं ना, ताकि ये बढ़ जाएगा ना अपना। अभी ऐसे भी भगेगा ये। कोई नहीं, अब सही है, अपने को थोड़ा इलाज मिल गया इसका, है ना? तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको, हाँ अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना आपको? है भाई, दिख रहा है बड़ा? यार थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आज ना, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं बहुत बहुत इसके लिए दोस्तों आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना? है ना? रीओपन से नहीं हो रहा यार, मैंने करके देख लिया, मैं 2 बार कर चुका हूँ, बट रीओपन से वो हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। रीओपन में कर चुका हूँ, ठीक है, रीओपन भी मैं कर चुका हूँ, बट उससे भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। बन गई बात, बन गई बात, हो गया, सही हो गया भाई, सही हो गया, सही हो गया भाई, सही हो गया रे, सही हो गया, ठीक है, सही हो गया। चलिए चलिए, सही हो गया। सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख लिया हमने, उसके बाद ये सब देख लिया यार, ठीक है। ट्रस्ट मी यार, मतलब देखो कितनी मेहनत करके पीपीटी बना रहा था, मतलब एक एक चीज़ अंडा अंडा ऊपर आ रहा था, पर क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी दुआएं करो मेरे लिए, ठीक है, थोड़ी दुआएं करो यार, सॉरी यार, है ना। चलो नुकसान नहीं होने दूंगा, ठीक है, पूरा करेंगे, आज के टॉपिक को पूरा करेंगे। थोड़ा सुरजीत सर को थोड़ा सा हम बोल देंगे कि वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो मैं बोल देता हूँ सुरजीत सर को थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर लेंगे वो, है ना। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हुई है इसको हम मैनेज करेंगे, पूरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो नो वरीज। सो परमानेंट गैसेस में हमने बात की थी, देखो ये नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.8%, आर्गन 0.93%, उसके बाद ये था, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया, परमानेंट गैसेस के बारे में हमने डिस्कस किया।
परमानेंट गैसेस के बारे में अगर बाद में अगर मैं बात करूं आपका, तो मेरे पास क्या है दोस्तों, दिस इज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहां पे हमने डिस्कस कर ही लिया था। उसके बाद हमने बात किया दोस्तों हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट, और हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या क्या आता है आपका दोस्तों, हाईली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर में ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी आती हैं, ठीक है। वाटर वेपर आता है, जलवाष्प आता है ना, उसके बाद ओजोन आता है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट अगर मैं बात करूं CO2 आता है, CO2 के बाद में PM आता है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर आता है। इसके बाद अगर मैं इधर बात करूं तो मैंने बताया ये जो है चेंज किस किस की वजह से होते हैं दोस्तों, हाइट के साथ साथ बदलते हैं, ये लैटिट्यूड के साथ साथ बदलते हैं, सीजन के साथ साथ बदलते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको सीजन के साथ साथ अलग अलग होता है, और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं आपका तो समय के साथ साथ भी आपका ये बदलते रहते हैं। सो यहां पर वेरिएशन आपका होता रहता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है दोस्तों, वेरिएशन आपका होता रहता है दोस्तों। अगली बात पे आते हैं दोस्तों, इसके जो है रीजन, ठीक है। रीजन क्या क्या है वो हमने डिस्कस किए, तो यहां पर रीजन हमने देख लिया, रीजन क्या क्या है वो हमने देख लिया है सर। अब बात करते हैं पार्टिकल। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल्स भी मिलते हैं, धूल के कण हमने देख ली सर, गैस देख ली कौन कौन सी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, हमने वो देख लिया, जो मैटर चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं सर, हमारे यहाँ पे कुछ धूल के कण भी होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी आपके होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बाद में आपके काम आएगा। फिर कहोगे सर हमने ध्यान नहीं दिया था, तो ध्यान देना इस बात पे दोस्तों, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज, ये लाइक तो कर दो यार वीडियो को, मुझे पता है काम तो हुआ नहीं आज, थोड़ा गड़बड़ होगी, बट प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को जल्दी से क्या कर देंगे यार दोस्तों, लाइक कर देंगे, भूत के नाम पे ही सही बट लाइक कर दो इसको जल्दी। तो पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितने टाइप के पार्टिकल यहां उपस्थित होते हैं। पहला कह रहा है हाइग्रोस्कोपिक, क्या कह रहा है, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है। दूसरा होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक या नो हाइग्रोस्कोपिक, है ना। पहला है दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक, सेकंड इज द नॉन हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि एक ऐसा पार्टिकल विच रेडली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, भाई वो जो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। नमी होती है, नमी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। दोस्तों जो बादल बनते हैं वो बादल किससे बनते हैं आपको पता है ना, बादल तभी बनते हैं जब एक डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ आपका वाटर वेपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है, जमा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप, तभी तो ड्रॉप बनती है। और इन ड्रॉप के बनने से ही क्या बनता है दोस्तों, आपका क्लाउड। याद रखना, एक डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ जब आपका मॉइस्चर इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होता है, तो उसी से ड्रॉप बनती है, और फिर जब ये ड्रॉप मिलके कंडेंस होती है तो उसी से क्या बनता है, क्लाउड। वैसे इतना आसान नहीं है, इस क्लाउड फॉर्मेशन में 2-3 अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी सर, थोड़ा सा डिले करने लगा सर क्लास को ना। हाँ अभी रोक लो, अभी स्टार्ट तो नहीं किया ना आपने, ठीक है। हाँ नहीं कोई नहीं, आप देख लो, जैसे ही मैं ऑफ करूँ फिर आप स्टार्ट कर देना, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। तो रेडली जल्दी से क्या करता है, मॉइस्चर को यानी कि नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सी सॉल्ट हो गया, है ना, नमक, सी सॉल्ट जो होता है ना समुद्र का, तो सॉल्ट पार्टिकल जो होते हैं ना, दे कैन रेडली एब्जॉर्ब दी, किसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नमी को। इसीलिए जो हमारा बादल बनता है ना, तो बादल बनने के अंदर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर हेल्पफुल इन द क्लाउड फॉर्मेशन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना, बादल के बनने में सीधा यार एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सा पार्टिकल जो है क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आप बताओगे सर क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर में हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल हेल्प करते हैं। कौन से पार्टिकल हेल्प करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब एक ऐसा पार्टिकल विच रेडली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को बहुत जल्दी क्या करता है, नमी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरे है मेरे पास सर नॉन हाइग्रोस्कोपिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है सर, मैं बता देता हूं, डू नॉट रिटेन द मॉइस्चर। दोस्तों ये मॉइस्चर को रिटेन नहीं करते, ये मॉइस्चर को अपने पास में रोक के नहीं रख पाते। दोस्तों इनका मॉइस्चर के साथ में दूर दूर तक का कोई नाता नहीं, और जब मॉइस्चर को नहीं रोक सकते तो इनका बादल बनने के अंदर में भी कोई रोल नहीं होता, ठीक है। एक क्लाउड बनाने के अंदर में भी इनका कोई भी रोल आपका नहीं होता, याद रखिए। इसमें उदाहरण अगर कोई पूछे, सॉइल पार्टिकल, मिट्टी के कण, जो मिट्टी पड़ी होती है हमारी, सो ये जो बालू है, मिट्टी जो है, क्या इससे बादल बनने में कोई रोल है, नहीं होता, इससे बादल नहीं बनता। क्वार्ट्स, मीका, ये जो है दोस्तों, मीका सिंह नहीं है ये, ठीक है, ये मीका है दोस्तों। सो डू नॉट रिटेन द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर रिटेन नहीं करते। सॉइल पार्टिकल जो है इसमें होते हैं क्वार्ट्स। मैं एक पिक्चर देख रहा था तो उसमें दलेर मेहंदी का गाना बजा रखा था, ऑटो था, पता नहीं एक व्यक्ति ऑटो में बैठ के जा रहा था उसमें गाड़ी में, दलेर मेहंदी का गाना बजा रखा वो, ठीक है। तो कहता रहा आवाज़ कर ले, आवाज़ कम कर ले यार, वो फ़ोन वोन बात करे, आवाज़ कम कर ले वो। तो वो टैक्सी वाला कहता है सर ये दलेर मेहंदी है, ये कम आवाज़ में भी इतनी तेज गाता है, ठीक है। सो डू नॉट रिटेन द मॉइस्चर। दूसरा कह रहा है सोइल पार्टिकल, क्वार्ट्स, मीका, ये सब इसी में आते हैं। और तीसरा कह रहा है देयर इज नो रोल ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन। बस मैंने ऐसे ही बता दिया
मैंने ऐसे ही बता दिया दोस्तों कि जो है चीजें जितनी करनी है उतनी हम करेंगे, आपका मैं लॉस नहीं होने दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो पार्टिकल कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? वी हैव टू टाइप ऑफ द पार्टिकल, वन इज हाइग्रोस्कोपिक एंड सेकंड इज द नॉन हाइग्रोस्कोपिक। हिंदी में देखें तो हिंदी में दोस्तों इनको भी हम हाइग्रोस्कोपिक ही बोलते हैं, और दूसरा जो है उनको हाइग्रोस्कोपिक नहीं, जो नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक आसानी से नमी को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे समुद्री नमक और अमोनिया। देखो समुद्र की सतह पे बबल बनते होंगे ना, जिसको बबल, बुलबुला कहते हैं उसको। तो जब वो बबल बनता है और बबल बन के जब वो बस्ट होता है ना, तो उससे समुद्र का कुछ सॉल्ट के कण जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। और यही NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड सोल्ट पार्टिकल जो है दोस्तों, इट हेल्प्स इन द क्लाउड फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन द कंडेंसेशन। सिमिलरली अमोनिया जो है, दिस इज ऑल्सो हेल्प्स इन द कंडेंसेशन, ठीक है, ये भी हेल्प करता है, और इन्हीं से मेघ के निर्माण में हमें सहायता मिलती है, बादलों का निर्माण इसी से होता है। हाइग्रोस्कोपिक जो है नहीं होता, उसमें क्या होता है दोस्तों? देखो ये नमी को बरकरार नहीं रखते, इनको नमी को रिटेन करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। जैसे मिट्टी के कण क्वार्ट्स और मिका, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये मिट्टी, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करके रख सकते। बादल बनाने में इनकी कोई भी बड़ी भूमिका नहीं है, ये बात आप याद रखना, इनका कोई भी रोल नहीं है बादल के बनने में, ठीक है। तो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ी, हमने गैस पढ़ ली, कितने टाइप की गैस पाई जाती है, ठीक है, कौन कौन सी गैस कितनी मात्रा में होती है, हमने वो पढ़ लिया। सेकंड हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? हमारे पास कितने प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, हमने पढ़ लिए 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन की। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने बताया था एटमॉस्फेयर जो आज है वो ऐसा था नहीं, इसका धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, ये धीरे धीरे इसका क्या हुआ है दोस्तों? बदलाव। ये आज के टाइम पे जैसे आज दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा नहीं था, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुआ है दोस्तों? इवॉल्व हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे ये उत्पन्न हुआ है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ मैं बताता हूं दोस्तों। बिग बैंग थ्योरी हुई, बड़ा धमाका हुआ, बड़ा धमाका जब हुआ दोस्तों, तो जो कॉस्मिक डस्ट थी, धमाका जब हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था, बिग बैंग थ्योरी हुई, एक्सपैंड हुआ, मतलब बस्ट हुआ वो, ठीक है। तो उसके बाद जो कॉस्मिक डस्ट थी, पृथ्वी भी उसका एक पार्ट थी, तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, ठंडी होके क्या होने लगी? कंडेंस होने लगी, सिकुड़ने लगी, और जब सिकुड़ेगी, कंडेंस होगी दोस्तों, तो अपना इसका गुरुत्वाकर्षण बल बनने लगेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी आपका बस्ट हुआ, बस्ट हो गया, थोड़ा समझ में दिमाग चलाना पड़ेगा, क्लाइमेटोलॉजी समझ में नहीं आएगी। पहले क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी में बस्ट, पृथ्वी आग का गोला। अब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होगी तो पृथ्वी क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, संकुचन होगा पृथ्वी के अंदर। जब पृथ्वी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे जैसे उसका मास बिल्डअप होगा दोस्तों, वैसे वैसे क्या होगा? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है जो पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर को रोके हुए। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो क्या एटमॉस्फेयर होता? उसके चारों तरफ नहीं होता। तो ये एटमॉस्फेयर, ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिससे पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है इसको रोक के रखा है। तो मैंने क्या बोला? पृथ्वी ठंडी हुई, पहले धमाका हुआ, धमाके के बाद में कॉस्मिक डस्ट फैल गई चारों तरफ, उसमें बहुत सारी गैसेस भी होंगी। पृथ्वी जो थी उसी में एक आग का गोला था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, ठंडा होकर वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, सिकुड़ने लगा, संकुचन हुआ उसमें, और जब वो संकुचित होने लगा, संकुचित होने के बाद उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया। जब ग्रेविटेशनल फोर्स उसका बना तो उसने क्या किया? उसने दोस्तों अलग अलग गैस जो प्रेजेंट थी एटमॉस्फेयर के अंदर में, जो अलग अलग डस्ट के पार्टिकल थे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, है ना। धमाके में बहुत सारी गैस बनी थी, धमाके में बहुत सारी गैस भी बनी थी, और साथ ही साथ में बहुत सारे पार्टिकल भी थे। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो सारे के सारे पार्टिकल पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। पहला हुआ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो गया, पृथ्वी अब ठंडी हो रही थी, पृथ्वी आग का गोला थी, ठंडी हो रही थी, बाहर से ठंडी होगी लेकिन अंदर आज भी वो आग भरी पड़ी है उसके। क्या होगा बताओ? पृथ्वी के अंदर आज भी आग भरी पड़ी थी, तो क्या होगा? वो अंदर का जो लावा है वो फटेगा बाहर। तो सेकंड फेज में देखो, ये फर्स्ट फेज था, पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी ऊपर से ठंडी हुई, तो जो सतह के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो आसपास की कॉस्मिक डस्ट थी उसको वो आगे खींचने लगा। इस समय पर जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट थी जो गैस, वो क्या थी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस स्टेज में, पहली स्टेज में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा थी, इसीलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रिड्यूसिंग स्टेज। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग स्टेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है गाइस। कोई भी नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं इन चीजों को जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, आप यूट्यूब पे देखो, आपने देखा ही नहीं होगा कभी इनको, क्योंकि इन चीजों को कोई पढ़ाता नहीं। हम सीधा स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्फेयर, वो स्फेयर, वो स्फेयर, है ना। लेकिन बच्चों बात बता दूं, ऐसे समझ नहीं आता। इवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देखो आप करो ना करो बट मैं कराऊंगा,
है ना। मैं कराऊंगा, कोई बात नहीं, जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे कोई बात नहीं, बट मुझे पता है सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सब देख रहे हैं, एंड यही जो चीज़ है मुझे आपके लिए काम करने के लिए प्रेरणा देती है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने बताया पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होकर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो कॉस्मिक डस्ट थी वो और गैस पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है। पृथ्वी फर्स्ट स्टेज में जो सारी गैस पृथ्वी की तरफ आई उनमें गैस कौन सी बहुत ज्यादा थी, हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इस समय पर जो एटमॉस्फेयर था हमारा उसको हम क्या बोलते थे, इस समय का जो एटमॉस्फेयर था उसको हम बोलते थे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी। सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, पहला हो गया, उसके बाद में नंबर 2 नंबर पे क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। अब ज्वालामुखी नीचे से फटेगा तो और बहुत सारी गैसेस आएंगी, है ना, और जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें CO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर भी ऐसी बात नहीं, हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा थी, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा थी मेजर, लेकिन यहां CO2 वगैरह ये भी थी। अब इसमें सेकेंड स्टेज में और CO2 निकला, ठीक है, क्या निकला, और CO2 निकला, है ना। CO2 के साथ साथ यहां पर जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा तो यहां पर वाटर वेपर, अब भी जब ज्वालामुखी निकलता है तो जलवाष्प निकलते हैं, वाटर वेपर भी निकले होंगे। ये जो वाटर वेपर थे, ठीक है, जैसे ही ज्वालामुखी फटा बाहर आए वाटर वेपर फैल गए चारों तरफ। अब आपको पता है जलवाष्प ज्यादा देर तक वायुमंडल में टिकते नहीं, अंदर गर्म थे तो वो वाष्प थे, बाहर जैसे ही आएगा ये वाटर वेपर क्या होगा दोस्तों, ये आपका कंडेंस होने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, कंडेंस, कंडेंस को मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, ये संघनन होने लगेगा, ये संघनित होने लगेगा दोस्तों, सैचुरेट होगा, संतृप्त होगा, और इसके बाद में क्या बनाएगा, एक बादल बनाएगा, कंडेंस होएगा, कंडेंस होएगा क्या बनाएगा ये दोस्तों, क्लाउड बनाएगा, और जैसे ही क्लाउड बन जाएगा दोस्तों ओशियन फॉर्मेशन होगा। कैसे, क्योंकि क्लाउड बन के क्या हो गया, रेनफॉल हो गया, और रेनफॉल मतलब H2O, ठीक है, वेपर किस में बदल गया, H2O में। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है, जिस बच्चे को क्लियर है कमेंट बॉक्स में ओके रिपोर्ट कर दो, जिस बच्चे को क्लियर नहीं है वो मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल रॉय बिल्कुल सही कर रहे हैं अंकल जी, जो 2 बजे से आपको बिठाया हुआ है, बहुत सही है, ठीक है, थैंक यू अंकल जी, आप मतलब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए नहीं बच्चे के लिए बढ़िया बात है, और हमारे लिए मतलब हमारी मेहनत का एक फल है। हम भी दिन से रात में काम कर रहे हैं, मैं सुबह 8 बजे से इनको पढ़ा रहा हूँ, रात में 12 बजे तक तो मेरी क्लास ही होती है, उसके बाद मैं सुबह 4 बजे नहीं तो 5 बजे फिर से उठ के काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये थैंक यू जो आप इनको बिठा के रख रहे हो यहाँ तक। तो समझिए ग्रेविटेशनल फोर्स पहले पे क्या हुआ, मैंने बताया पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होकर गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के साथ हाइड्रोजन गैस वो सब अट्रैक्ट होने लगी। उस समय हाइड्रोजन ज्यादा था इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग स्टेज में बोला हमने। उसके बाद जब पृथ्वी ऊपर से ठंडी हुई, अंदर का ज्वालामुखी बाहर फटा तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे जलवाष्प आए। जब जलवाष्प आएगा, जलवाष्प संघनित होंगे और संघनित होकर क्लाउड बनेगा, क्लाउड बन के क्या होगी, बारिश, बारिश होगा तो ओशियन फॉर्मेशन। ये मैं धीरे धीरे बता रहा हूं क्या क्या हुआ। जब ओशियन फॉर्मेशन होने लग गई थी उसके बाद हाइड्रोजन ने सोचा मेरा कोई काम नहीं है, हाइड्रोजन ने सोचा मेरा कोई काम नहीं है। हाइड्रोजन जो है हल्का होने की वजह से सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गया, हाइड्रोजन अपने चला गया। अब हाइड्रोजन नहीं है तो अब रिड्यूसिंग स्टेज नहीं होगी। अब यहां पर इस स्टेज में यहां पर क्या था दोस्तों, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी अधिक थी, नाइट्रोजन भी था, NO2 भी था, बट कार्बन ज्यादा था। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या था दोस्तों, ज्यादा, नाइट्रोजन का कोई रोल ही नहीं इसलिए इसको देखेंगे भी नहीं हम। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पृथ्वी पर जीवन संभव कराना है तो मुझे इस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे दोस्तों इसको, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की प्रोसेस स्लो थी। स्लो क्यों थी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है, पेड़ पौधे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे तो है ही नहीं, अभी तक जीवन उत्पन्न ही नहीं हुआ था। तो स्टेज पे क्या हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हटी होगी बताओ। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चट्टानों के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बना देती है, CaCO3, पता है ना आपको, है ना। तो वहां पर कार्बन क्या हो जाती है आपकी, स्टोर हो जाती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये रिमूव होने लगा, इससे क्या बनने लगी, रॉक, ठीक है, इससे क्या बनने लगी, आपकी चट्टानें बनने लगी। तो वो चट्टान सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर में ये आपका एटमॉस्फेयर से हटने लग गया, रिमूव होने लग गया। अब धीरे धीरे सोचो कार्बन डाइऑक्साइड भी कंट्रोल में आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल में आ गया तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं दोस्तों तो दीज आर द डिफरेंट स्टेज जिसके अंदर में आपका क्या हो रहा है, जिसके अंदर में आपका ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, एटमॉस्फेयर का निर्माण। पहली जो स्टेज है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मैंने बताया बिग बैंग थ्योरी, फटा, पृथ्वी ठंडी होने लगी, उसकी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कॉस्मिक डस्ट जो है उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया,
इसके अंदर में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में थी, तो इस स्टेज पे, पहली स्टेज पे जो हमारे पास एटमॉस्फेयर था उसको हम रिड्यूसिंग स्टेज एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी ऊपर से ठंडी हुई, लेकिन अंदर का ज्वालामुखी फटा, बाहर आया और उससे बहुत सारी गैस निकली, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन गैस थी और वाटर वेपर, जलवाष्प भी था। ये जो जलवाष्प था धीरे धीरे, क्योंकि पता देखो जलवाष्प अंदर तापमान ज्यादा था, बाहर आएगा तापमान क्या हो जाएगा, कम, और तापमान कम होगा तो ये जलवाष्प ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा दोस्तों ये पानी बन के क्या करेगा, बारिश के रूप में नीचे आ जाएगा। वही हुआ, ये वाटर वेपर था, कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर बादल बने, बादल बन के वर्षा हुई, और वर्षा बन के क्या होने लगा, जब वर्षा हुई, अब ये एक दिन की बात थोड़ी ना है, ये तो बहुत समय लगा, मिलियन ऑफ ईयर्स की बात है, बट मैं आपको छोटे टर्म्स में बता रहा हूं। ठीक है, बादल बन गए, अब बादल बन गए, बादल से बारिश, बारिश से अब समुद्र बनने लगे, समुद्र आ गया मेरे पास। अब समुद्र जैसे ही बना, हाइड्रोजन ने सोचा अब कटले तेरा कोई काम नहीं, हाइड्रोजन वापस एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गया। अब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, इसीलिए हाइड्रोजन सबसे ऊपर मिलती है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ऊपर मिलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद इस प्रकार से आपकी होती ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, इस प्रकार से। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों, आगे पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा। फिर कार्बन का हटने का समय आया। सर कार्बन कैसे हटी? कार्बन देखो वैसे तो हटती है फोटोसिंथेसिस से, जो यहां पे होगा जब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हटी दोस्तों? यहां पर रॉक साइकिल के अंदर, वो जो चट्टान का साइकिल होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी स्टोर होने लगी, डिपॉजिट होने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी हट गई। अब बचा क्या दोस्तों? फाइनल स्टेज पे यहां पर क्या प्रोडक्शन हुआ? O2 का। O2 मतलब ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन आ जाएगी दोस्तों तब पृथ्वी पर जीवन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन के अंदर में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे हुआ। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट। मैंने बताया इसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा थी। ठीक है, सबसे ज्यादा गैस थी, और उस स्टेज को हम क्या बोलते थे दोस्तों? रिड्यूसिंग स्टेज। अभी बताया मैंने। ज्वालामुखी फटा तो यहां पर CO2 भी था, यहां पर जलवाष्प भी था, H2O। ये H2O कंडेंस हुआ, वर्षा किया इसने, संघनित हुआ, संघनित होकर वर्षा हुआ, और वर्षा से क्या बने आपका दोस्तों? महासागर का गठन हुआ। इसके बाद एटमॉस्फेयर जो है वो ऊपरी वायुमंडल में निकल गई। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से निवारण हुआ, हटने लगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे चट्टानों के अंदर स्टोर होने लगी, और उसके बाद में दोस्तों ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगा। अभी ऑक्सीजन का उत्पादन सर जी 2 स्टेज में हुआ हमारे पास। कौन कौन सी में? ठीक है, ये हिंदी में मैंने वो सारी जो बातें हैं वो मैंने फॉर्मेट में लिख दी है ऐसे। ठीक है, कब कब क्या क्या हुआ मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई ना, जीवन तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखो यहां पर 2 स्टेज में बात करते हैं हम ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 1 के अंदर में क्या होगा दोस्तों? फोटोकेमिकल डिसोसिएशन। पहले हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन कैसे बनी होगी दोस्तों? देखो आपके पास क्या है? H2O है ना। ये H2O मॉलिक्यूल को जब आप सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये HV का मतलब क्या है? ये यूवी रेज है। सूरज की लाइट जब पड़ती है ना, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, शॉर्ट वेव पड़ती है। शॉर्ट वेव पड़ती है तो क्या होता है दोस्तों? ये जो पानी, ये जो है, ये 2H+O में बदल जाता है। ठीक है, किस में बदल जाता है आपका? ये 2H+O में बदल जाता है ना। अब ये क्या बन गया आपका? ये ऑक्सीजन बन गया। तो यहां से सबसे पहले आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनेगी, लेकिन ये क्या काम की है? नहीं, ऐसे कोई काम की नहीं है। ठीक है, ये बहुत कम ऑक्सीजन है, इससे बात बनेगी नहीं। इतनी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो ज्वालामुखी फटता है तब भी निकलती है, बट वो भी किसी के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेती है, ऑक्साइड के कंपाउंड बन जाते हैं। तो क्या ये ऑक्सीजन काम की है? नहीं। तो पहला जो ऑक्सीजन बना वो फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की वजह से बना, मतलब जो पानी के अणु है ना उनका फोटो रासायनिक पृथकीकरण हुआ। इसको बोलते हैं फोटो रासायनिक पृथकीकरण। फोटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट की वजह से हुआ, सूर्य के प्रकाश की वजह से हुआ। ठीक है, दूसरा हुआ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में बात करें तो दोस्तों यहां पर होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से सूर्य, पृथ्वी, जो पेड़ पौधे हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर वेपर, जलवाष्प को छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपायरेशन। पता होगा ना ये सारी बातें आपको दोस्तों, है ना? ये सारी बातें आपको पता है। तो देखो ये मेजर स्टेज है, सेकंड स्टेज। दिस इज द मेजर स्टेज। ये मेजर स्टेज है, मुख्य स्टेज है। यहां फोटोसिंथेसिस होता है, यहां प्रकाश संश्लेषण की वजह से क्या बनती है? ऑक्सीजन। और यही वो स्टेज है दोस्तों जिसके बाद में पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट होती है। यही है।
ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, इसके पहले हमारे पास कुछ इस प्रकार की, और कुछ इस प्रकार की अगर हम बात करें तो कुछ पेड़ पौधे इस टाइप से बने होंगे, कुछ एल्गी आई होंगी, इस प्रकार की स्ट्रेटोमेटिलीज आई होंगी, ठीक है, जिनके अंदर में क्लोरोफिल होगा, और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया दोस्तों, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो ऑक्सीजन भी दो तरीकों से बनी है, एक तो इस तरीकों से और एक इस तरीके से। बट पृथ्वी पर लाइफ तभी संभव होगी जब सेकंड स्टेज आपका प्रोडक्शन जो है वो आपका स्टार्ट हो गया था। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है कि नहीं है? जल्दी कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना है यार। अगर डाउट है तो बताओ मुझे, नहीं है तो भी बताओ मुझे। अगर डाउट है तो मैं उसको क्लियर करूंगा, और डाउट नहीं है तो उसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों। रमेश चौधरी कह रहे हैं थोड़ा स्पीड कम करो। कोई बात नहीं यार, आज थोड़ा सा यार अपने को कवर भी करना था। क्यों करना था? क्योंकि बीच में थोड़ा वो स्लाइड की वजह से घोच पोच हो गया था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि आज आपको छोड़ूं। सर, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द टू थिंग्स, वन इज फोटोकेमिकल डिसोसिएशन एंड अदर इज द फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है प्रतिभा वर्मा, बिल्कुल सही है। ऑल क्लियर ना? सबका क्लियर है? चलिए चलिए, सबका सही है। ऑल सेट, ऑल सेट। हाँ अर्पणा, बिल्कुल मैं मेल का रिप्लाई करूंगा, बट मैं 2 दिन से बहुत बिजी हूँ। आई रिप्लाई ऑन योर मेल, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। और बताइए, बिल्कुल क्लियर है सभी बच्चों का? सभी बच्चों का क्लियर है। और कल से ना मैं पहले चेक कर लूँगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए। मैं नहीं चाहता आपकी क्लास जो है किसी भी प्रकार से बाधित हो, है ना, तो मैं नहीं चाहता क्लास किसी प्रकार से बाधित हो। कल मैं पहले चेक कर लूँगा। एक बार आप पढ़ के देखना, कल कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो दोस्तों आपको, तो कल जो क्लास होगी उसके स्टार्टिंग में मैं आपसे पूछ लूँगा। आपको कोई भी डाउट होगा, विल एक्सप्लेन दैट, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज हमने पढ़ा किस प्रकार से वायुमंडल की उत्पत्ति होती है, पहली चीज़, और हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से जो आज एटमॉस्फेयर हमारे पास होता है वो किस प्रकार से आया। साथ ही साथ में जो एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, एटमॉस्फेयर में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। कल जो है इसके बारे में आप पढ़ोगे, कोशिश कर लेंगे, अगर कुछ हुआ तो हम इसके बारे में एक टेस्ट भी कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी मेरे हिसाब से आप वीडियो देखोगे आराम से तो पता चल जाएगा। वो बीच में थोड़ा स्लाइड की वजह से गड़बड़ हुई थी, अदरवाइज सारी चीज़ें स्मूथ हैं, है ना। अच्छा दोस्तों, आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ सकते हो। हमारा अनअकैडमी के ऊपर मेरा जो है वो इंडियन पॉलिटी का, इंडियन ज्योग्राफी का और इंडियन पॉलिटी का 2 कोर्स मेरे आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप जो बच्चे वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, आप वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। गोल में जाके यूपीएससी सीएससी, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें समझनी है, जीएस, ऑप्शनल, और तीसरी जो हम तैयारी करते हैं वो किसकी होती है दोस्तों, कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब है इसमें जीएस भी होता है और इसमें ऑप्शनल भी आपका होता है। इसके लिए ना दोस्तों आपको एक लिंक की जरूरत होती है। वो लिंक मैंने आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर पिन कर दिया है। या जब आप अनअकैडमी वालों से बात करते हो, अनअकैडमी से बात करते हो, तो जब अनअकैडमी से आप बात करते हो फोन पे, तो उनको बोल दो कि कोड हम क्या लगाएंगे, सुमित 10। वो आपको मना नहीं करेंगे, वो कुछ भी बताएं, बट आप कोड सुमित 10 ही यूज करो। जीएस और ऑप्शनल के लिए यहां से ऑप्शन आएगा, उसको चूज कर सकते हो। आप जीएस लेना है तो सिर्फ जीएस कर लो, और ऑप्शनल साथ में करना है तो ऐसे कर लो। या सबसे अच्छी बात तो मैं बोलता हूं कि आप मुझे मेल कर लो, sumitrathi3@gmail.com। यहां मुझे मेल कर लो, आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी का मैं समाधान करूंगा, मैं खुद आपको क्या करूंगा, उसका जवाब यहां पे दूंगा। उसके अलावा दोस्तों हम 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन देते हैं आपको, प्लस और आइकॉनिक। फर्क क्या होता है प्लस और आइकॉनिक में अभी बताऊंगा। ये प्लस सब्सक्रिप्शन है जिसके 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का प्राइस कुछ ऐसा है। 1 साल का प्राइस 49,500 है, बट यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 44,000। ये जो कोर्स होगा दोस्तों, यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 64,000, यू विल गेट दिस कोर्स ओनली इन 80,000। ये मिलेगा आपको दोस्तों इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहां पर भी होगा। बस याद रहे इसके लिए कोड, देखो सुमित 10 कोड लगाने के 2 फायदे हैं। पहला दोस्तों आपको मिलेगा गाइडेंस, मैं खुद गाइड करूंगा आपको थ्रू आउट द प्रोसेस। और दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑब्वियस बात है आपको किसी से मिल जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप मेरे ग्रुप में, मेरे खुद के ग्रुप में अगर आप जुड़ के मेरे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो यू जस्ट हैव टू यूज द कोड सुमित 10, है ना। यहां पर मैं आपको कॉम्बो भी देते हैं हम दोस्तों। ये आइकॉनिक कॉम्बो है, ये प्लस का कॉम्बो है। कॉम्बो मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल। 1 साल का जो जीएस प्लस ऑप्शनल है, इसकी फीस है 70,103। लेकिन आप मेरा जब कोड लगाओगे तो यू विल गेट दिस कोर्स
कोर्स ओनली एट 63,000, है ना। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ चल रहे हैं। अनअकैडमी के जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं वो पढ़ा रहे हैं। प्लस में सिर्फ पढ़ाया जाता है, आइकॉनिक में पढ़ाने के साथ साथ दोस्तों आपको गाइड भी किया जाता है। यहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है, डेली आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, स्टडी प्लान करता है, पर्सनलाइज फीडबैक देता है, सारी चीजें होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज आप कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, प्लस ले रहे हो या आइकॉनिक ले रहे हो, तो ऑलवेज यूज द कोड सुमित10। आपको हमेशा कोड क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित10 कोड का यूज करना है। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। तो याद रहेगा आपको, अगर किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, आप मुझे मेल भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत होगा मैं आपके इस डाउट का समाधान करूंगा। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। इस पे हम क्या कर रहे हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।